So today, as in this very energetic and important session, we are going to have a discussion on some of the important um, issues, some of the important topics, which is very much relevant for the purpose of your judicial service examination, especially for the Madhya Pradesh. क्योंकि कुछ मेरे अपने ही स्टूडेंट्स ने इस बारे में मुझे ताकीद किया कि सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत जो इसका सेकंड पोर्शन है या जो इसका दूसरा पार्ट है, जिसे हम स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर जानते हैं, वे निर्दिष्ट प्रकार के संविधाओं के प्रभाग के तौर पर जानते हैं, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 124 टिल सेक्शन 238। इन पर्टिकुलर प्रोविजंस में थोड़ी क्लैरिटी कम है कि जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किन किन पर्टिकुलर सेक्शंस को, या स्पेसिफिकली अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो किन किन पर्टिकुलर सेक्शंस को और उनके अंतर्गत दिए हुए अलग इलिस्ट्रेशंस या दृष्टांतों को हम समझ लें और देख लें। तो आज के सेशन में हम लोग या आज के सेशन में हम लोग इस सेकंड पार्ट को या सेकंड पोर्शन को डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, मैं इस चार्ट के माध्यम से, जिसे आप अपने इस डिजिटल पैनल में देख पा रहे हैं, इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको डिक्टेट करता चलूंगा। अपने समक्ष आप बेयर एक्ट ओपन कर लीजिए, सेक्शन 124 से आप जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उनको मार्क करिए, जो इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस हैं जो मैं मुझे यहाँ पर आपको डिक्टेट करने हैं उसे आप मार्क करिए। एटलीस्ट मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जामिनेशन के अंतर्गत अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के विषय के अंतर्गत समझें तो सेक्शन नंबर 1 to 75 तो आपको कुछ भी लीव आउट नहीं करना चाहिए। नथिंग हैव टू लेफ्ट, कुछ भी नहीं लीव करना है, सभी चीजें पढ़ना अनिवार्य होगी। अगर हम दूसरे पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आते हैं, यानी स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत अगर हम देखें, जिसमें 4 क्लासिफिकेशन देखने को मिलते हैं, यू कैन सी इन द डिजिटल पैनल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। बेलमेंट के अंतर्गत ही हम प्लेस को भी पढ़ लेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये 4 स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम धारा 124 से लेकर के 238 तक की धाराओं में समझने वाले हैं। मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जामिनेशन में आप देखेंगे कि इन पर्टिकुलर पोर्शन से, स्पेसिफिकली पार्ट 2 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से, इलस्ट्रेशन बेस्ड बहुत सारी चीजें कई बार पूछी गई हैं। अब वो दृष्टांत या वो इलस्ट्रेशंस किन पर्टिकुलर धाराओं के अंतर्गत और किन पर्टिकुलर सेक्शन के अंतर्गत अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, अपना महत्व रखते हैं, हम उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लें, उनको मार्क कर लें और उन इलस्ट्रेशंस को हम कई बार थोड़ा सा रिवीजन में रख लें। किस पर्टिकुलर सेक्शन से अटैच्ड है, क्या उसका लीगल कॉन्सिक्वेंस है, कितनी बार उसका रिपीटिशन हुआ है, उन सभी एनालिसिस को भी हम समझ लें और उस प्रकार से हम इसे पढ़ने का प्रयास करें। क्लियर? ध्यान रखिए, सब्जेक्ट इज इजी, है ना। आप सोचते होंगे कि सर हमेशा इस बात को कहते हैं कि कोई भी विषय जो अपने आप में टेक्निकल लगता है, डिफिकल्ट लगता है, उसे इजी कहते हैं। इजी बनाना पड़ता है बेटा। उसे अगर आप टाइम प्रोवाइड करेंगे, इंटरेस्ट के साथ उसे पढ़ना शुरू करोगे, तो अपने आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज एलोसिडेट होती चली जाती है, उसका विशदीकरण होता चला जाता है। फर्क यह है कि हम किस टेंडेंसी और किस माइंडसेट के साथ उसे देख रहे हैं। क्लियर? सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ये सेक्शन नंबर 124 से शुरू होता है, धारा 124 से शुरू होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंतर्गत आप 2 धाराएं पढ़ते हैं, 124 एंड 125। ध्यान रखिए, मैं अपने पढ़ाने के फंडे में एक चीज हमेशा कहता हूं कि अगर आपको लेजिस्लेशन का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए तो आप 40% उस लॉ को समझ चुके हैं। अगर आपको उसका ढांचा क्लियर है, अगर आपको उसका स्ट्रक्चर क्लियर है कि किस किस सेक्शन में क्या क्या चीजें प्रोवाइड है, या कौन सी बात किस सेक्शन में है, कितने पार्ट हैं, कितने चैप्टर हैं, उनका नाम क्या है, क्या उसका स्पेसिफिकेशन है, अगर हमें यह क्लियर है तो आप 30 to 40% उस मैटर को क्लियर कर चुके हैं। अब इंपॉर्टेंटली उसके अंदर की बातों को समझना रह जाता है। तो सेक्शन नंबर 124 एंड 125, दीज आर द 2 स्पेसिफिक प्रोविजंस जो की बात करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बारे में। तो क्षतिपूर्ति की जो संविदा है या इंडेमनिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, बेसिकली ये बाय पार्टेड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में आपसे मेंस एग्जामिनेशन में पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी पूछते हैं। एक तरफ ट्राई पार्टेड एग्रीमेंट, एक तरफ बाय पार्टेड एग्रीमेंट। तो यहां पर ये 2 पक्षों के बीच में होने वाली संविदा है ना, जहां पर एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को, दूसरे पक्षकार को उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के संदर्भ में उसे क्षतिपूर्ति या इंडेमनिटी प्रोवाइड करने का वचन देता है या प्रॉमिस देता है। जो व्यक्ति इस प्रकार का प्रॉमिस दे रहा है उसे हम इंडेमनीफायर कहेंगे, और जिसे इस प्रकार का वचन दिया जा रहा है उसे हम यहाँ पर इंडेमनिटी होल्डर कहेंगे। राइट? सो पर्सन हु इज गिविंग प्रॉमिस टू indemnify the another person,
that will be called indemnifier. And the person to whom such kind of uh, the kind of indemnity मीन्स एक प्रकार की क्षतिपूर्ति दिए जाने का जो प्रयास किया जा रहा है या वचन दिया जा रहा है, वह पर्सन इंडेमनिटी होल्डर होगा। अब सेक्शन नंबर 124 के अंतर्गत अगर हम इसकी लैंग्वेज देखें तो बहुत सिंपली लिखा हुआ है, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसिंग टू सेव द अदर फ्रॉम द लॉस कॉज टू हिम बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसकी लैंग्वेज पढ़ते ही समझ आ रही है, आप देख पा रहे हैं कि इट इज नॉट गोइंग टू एप्लीकेबल ऑन द डैमेजेस और लॉस कॉज्ड आर अराइजिंग फ्रॉम ह्यूमन कॉन्डक्ट। तो इस प्रकार से कोई दुर्घटना हो गई, कोई ऐसा दूसरा एक्ट कमिट हो गया जिस पर किसी भी ह्यूमन कंडक्ट या ह्यूमन एक्ट का इन्वॉल्वमेंट दिखाई नहीं पड़ता है, जहां पर मानवीय कृत्य या मानवीय आचरण का कोई कार्य दिखाई नहीं पड़ता है, तो उन केसेस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये उन प्रकार के लॉसेस में एप्लीकेबल होगा विच इज अराइजिंग फ्रॉम द एक्ट ऑफ ह्यूमन और कंडक्ट ऑफ ह्यूमन। फिर चाहे ये प्रोमिसर के द्वारा किए गए किसी एक्ट से हो या किसी दूसरे व्यक्ति के अपने आचरण से हो, तो ऐसा व्यक्ति जो उस दूसरे पक्षकार को इस बारे में वचन देता है कि वह उसको होने वाले किसी भी हानि या लॉस को जो है इंडेमनीफाई करेगा या उसकी क्षतिपूर्ति प्रोवाइड करेगा, तो दैट पर्सन that contract will be called contract of indemnity and the person who is giving such kind of promise is indemnifier. क्लियर। अब राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड, है ना, तो जो भी क्षतिपूर्ति धारी है उसके राइट्स क्या होंगे जबकि उस पर इस प्रकार का सूट लाया जाता है। क्लियर। तो यहां पर लिखा जा रहा है कि द प्रोमिसी इज न कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्टिंग विद इन स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रोमिसर व्हाट ऑल डैमेजेस ऑल कॉस्ट ऑल सम्स। प्री का क्वेश्चन यहां फ्रेम हो चुका है। तो 124 इज इंपॉर्टेंट। 125 में किस प्रकार से इसकी रिकवरी होगी, तो ऑल काइंड ऑफ डैमेजेस, ऑल काइंड ऑफ कॉस्ट, ऑल काइंड ऑफ सम्स, इनकी रिकवरी की जा सकती है। इसे आप यहां पर याद रखिएगा, प्री का क्वेश्चन यहां पर पूछा जा चुका है। क्लियर। तो 124 एंड 125 इसमें एडम्स वर्सेस जार्विस 1827 का एक मैटर है जो आपको याद रखना चाहिए। दिस इज द जजमेंट। मुझे आगे इसमें प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कोई प्रश्न नहीं लगता जिसे आपको पढ़ने के लिए परेशान होना पड़े। क्लियर। आगे चलते हैं सेक्शन 126 की ओर। सेक्शन 126 की बात जहां पर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं, तो प्रत्याभूति की संविदा, गारंटी को हिंदी में प्रत्याभूति कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कुल कितनी पार्टीज हैं? 3 प्रकार की पार्टीज हैं। कौन कौन है? तो सबसे पहले द पर्सन हु इज कॉल्ड प्रिंसिपल डेटर, मूल ऋणी, the principal from whom he has taken some certain of amount or money, that is creditor person, and the person who is giving credit giving some kind of surety, है ना, तो जो किसी भी प्रकार की गारंटी प्रोवाइड कर रहा है कि वह अगर प्रिंसिपल डेटर अपने लाइबिलिटी का फुलफिलमेंट नहीं करता तो उसके बिना पर श्योरिटी विल बी द पर्सन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो तीसरा व्यक्ति श्योरिटी, तो 3 पर्सन हो गए। ठीक है, श्योरिटी हो गया, प्रिंसिपल डेटर हो गया और क्रेडिटर हो गए। तो यहां पर ट्राई पार्टीट एग्रीमेंट हो रहा है। क्लियर है। तो सेक्शन नंबर 126 के अंतर्गत लिखा गया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस discharging the liability of third person in case of his default. The person who is giving guarantee will be called surety. The person in respect of whose default the guarantee is being given, principal debtor, and to whom the guarantee is given is creditor. And the guarantee may be either oral or written. तो contract दोनों ही फॉर्मेट में हो सकता है, या तो मौखिक या तो लिखित। यहां पर भी ये ओरल या रिटन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो जो भी व्यक्ति इस प्रकार की लाइबिलिटी को पे करने में, इस प्रकार के दायित्व को कंप्लीट करने में डिफॉल्ट कमिट करता है, वो होगा प्रिंसिपल डेटर। उसके डिफॉल्ट किए जाने पर जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा श्योरिटी, और जिस व्यक्ति को इस प्रकार की गारंटी दी जा रही है वो व्यक्ति होगा क्रेडिटर। क्लियर। तो सेक्शन 126 में पार्टीज क्लियर होती हैं। अब दूसरा फॉर्म आता है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कंसिडरेशन का कोई रोल है? क्या इन पार्टीज के बीच में किसी भी प्रकार का प्रतिफल एग्जिस्ट करता है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत कंसिडरेशन इज वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट। कंसिडरेशन अगर नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट फलीभूत नहीं होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत कंसिडरेशन रिक्वायर्ड है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंतर्गत कंसिडरेशन रिक्वायर्ड है। इसके लिए आपको थोड़ा सा आगे मूव करना पड़ेगा अन्य धाराओं की ओर, दूसरी सेक्शंस की ओर। अगर हम इस चार्ट के अंतर्गत देखें, थोड़ा सा आप इसे अगर चाहे नोट भी कर सकते हैं या इसका आप स्नैप ले लीजिए, जैसा भी पॉसिबल हो। सेक्शन 126 के अंतर्गत दीज आर द 3 पार्टीज, प्रिंसिपल डेटर, श्योरिटी एंड क्रेडिटर। अब
इसमें कंसिडरेशन का कोई रोल है या नहीं, तो आप आगे की धारा में देखेंगे, सेक्शन नंबर 127 में देखेंगे। और इसमें जो इलस्ट्रेशन है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मैं आपको चीजें मार्क कराता जाऊंगा। आप ध्यान रखिए कि अपने एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने से पहले कम से कम उन इलस्ट्रेशंस को जरूर पढ़ लें, उन सेक्शंस को जरूर पढ़ लें। सेक्शन 127 टॉकिंग अबाउट कंसिडरेशन ऑफ गारंटी, ये लिखता है कि एनीथिंग डन, एनी प्रॉमिस मेड, कोई भी कृत्य किया गया हो, कोई वचन दिया गया हो, ये उन पर पार्टीज के बीच में अपने आप में एक कंसिडरेशन होगा। फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर मे बी सफिशिएंट कंसिडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी। तो मूल ऋणी के फायदे के लिए की गई कोई बात या दिया गया कोई वचन श्योरिटी द्वारा गारंटी दिए जाने का सफिशिएंट कंसिडरेशन माना जाएगा। क्लियर है? तो एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड, आपको ये दो शब्द याद रखने चाहिए। एनीथिंग डन, एनी प्रॉमिस मेड, दैट विल बी द सफिशिएंट कंसिडरेशन इन दिस काइंड ऑफ एक्ट। अब इसमें इलस्ट्रेशन 3 अपेंडेड है, जरूर पढ़ के जाइए, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन रेस करता है कि अगर श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ में उसके डिफॉल्ट कमिट किए जाने पर आखिरकार श्योरिटी की लाइबिलिटी क्या होगी? तो लिखा जा रहा है इट विल बी को एक्सटेंसिव विद द प्रिंसिपल डेटर। इसका मतलब क्या निकलेगा कि जो पर्टिकुलर ड्यूटी या जो पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की अपने मामले में है, उस पर्टिकुलर लाइबिलिटी के सह विस्तीर्ण या को एक्सटेंसिव श्योरिटी की भी लाइबिलिटी होगी। तो इस शब्द को नहीं भूलना है, इट विल बी द को एक्सटेंसिव विद रिगार्ड टू द प्रिंसिपल डेटर। तो जो भी प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी होगी उसके समविस्तीर्ण ही या उसके सहविस्तीर्ण ही श्योरिटी पर्सन की भी लाइबिलिटी मानी जाएगी। 128 में इलस्ट्रेशन अपेंडेड है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक ही इलस्ट्रेशन है। क्लियर? अब अभी आगे चल करके हम कुछ और इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे। जब हम डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे तो आप कई सारी धाराएं एक साथ यहाँ पर देखेंगे क्यूमुलेटिव वे में। इसका फ्लो चार्ट मैंने यहाँ पर प्रिपेयर किया है, आप इसे जरूर नोट कर लेना। ठीक है, अब अगला फैक्ट आता है कंटिन्यूइंग गारंटी के बारे में, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो जहां पर समव्यवहारों की आवली का भाग हो वहां पर हम इसे कंटिन्यूइंग गारंटी के तौर पर देखेंगे। इलस्ट्रेशन अपेंडेड है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें उन इलस्ट्रेशंस को बहुत अच्छे से पढ़ना जहां पर या तो लाइबिलिटी फ्रेम नहीं होती, जहां कहीं भी नॉट शब्द का उपयोग किया गया है, या वो कंटिन्यूइंग गारंटी नहीं रह गई है। ठीक है, तो इन जहां कहीं भी इस प्रकार के दृष्टांत आपको इस पोर्शन में बहुत मिलने वाले हैं। तो जहां कहीं भी इस प्रकार के इलस्ट्रेशन आपको मिले कि वो कंटिन्यूइंग गारंटी नहीं है, या वहां पर पर्सन की लाइबिलिटी नहीं है, या वहां पर एजेंट की लाइबिलिटी नहीं है, वहां पर प्रिंसिपल की लाइबिलिटी नहीं है, सब एजेंट की लाइबिलिटी नहीं है, तो उन पर्टिकुलर इलस्ट्रेशंस को अच्छे से मार्क करके रखिएगा। उसे डेफिनेटली 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स रिवाइज करके जाइएगा। वे पर्टिकुलर इलस्ट्रेशंस आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट होंगे और प्रीवियसली पूछे भी गए हैं। जैसे कि सेक्शन नंबर 129 कंटिन्यू गारंटी में आप देख लीजिए, तो इलस्ट्रेशन नंबर सी कई बार पूछा गया है, इसे जरूर मार्क करके रखिए। जो कहता है कि गारंटी पेमेंट टू बी ऑफ द प्राइस ऑफ 5 sacks of flour to be delivered by B to C and to be paid for in a month, B delivering 5 sacks to C paying the money, afterwards B delivering 4 sacks to C which C does not pay. The guarantee given by A was not a continuing guarantee and accordingly he is not liable for the price of 4 sacks. इसे जरूर आप अंडरलाइन करके रखिए। ये एक ऐसा इलस्ट्रेशन है जो कंटिन्यू गारंटी नहीं है, इसके बारे में उल्लेखित करता है। क्लियर? और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो कंटिन्यू गारंटी सेक्शन नंबर 129 के अंतर्गत डिफाइन कर दी गई, और इससे संबंधित अभी आपको 2 और सेक्शंस पढ़नी पड़ेंगी जिसमें आपको कंटिन्यूइंग गारंटी के रेवोकेशन के ग्राउंड्स मिलेंगे कि कब चलत प्रकार की प्रत्याभूति को रिवोक या प्रतिसंहृत किया जा सकता है। तो सेक्शन नंबर 130 एंड सेक्शन नंबर 131 ग्राउंड्स क्या है? 130 में आप देखेंगे इट कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम, किसके द्वारा? बाय श्योरिटी। एक एक टर्म इंपॉर्टेंट है, बाय श्योरिटी फॉर द फ्यूचर काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस, बट here notice is mandatory to give to the creditor person. तो 130 में लिखा गया कि continuing guarantee may at any time be revoked by surety as to future transactions by notice टू द क्रेडिटर। यहां पर कई अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। नोटिस किसको दी जाएगी, किसके द्वारा रिवोक किया जाएगा, किन ट्रांजैक्शंस के लिए रिवोकेशन होगा, तो यहां पर क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से फ्रेम हो सकता है। ध्यान रखिएगा सेक्शन भी हमें याद रहे, क्योंकि श्योरिटीज लाइबिलिटी दैट विल बी को एक्सटेंसिव विद द प्रिंसिपल डेटर हजारों बार आपके एग्जाम में पूछी गई। 128 सेक्शन भूलनी नहीं चाहिए। कंटिन्यूइंग गारंटी हजारों बार आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछी गई है, भूलनी नहीं चाहिए। तो हमें इन एरियाज को अच्छे से आइडेंटिफाई करके रखना है। इसीलिए मैंने पहले फ्लो चार्ट बनाने में समय लगाया है, ताकि आपको आसानी के साथ पहले इसका स्ट्रक्चर क्लियर हो, है ना। जब आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा, रिवोकेशन से संबंधित कितनी धाराएं, अभी एजेंसी पढ़ेंगे तो उसमें ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिवोकेशन, रिनंसिएशन, इनसे संबंधित आप अलग अलग धाराएं देखने वाले हैं, जहां पर इनका बंच जो अलग अलग सेक्शन में डिफाइंड है या दिया हुआ है, उसको हम एक ही साथ
क्यूमुलेट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो रिवोकेशन दैट इज 130 एंड 131। पहला पॉइंट आपने समझ लिया, सीओटी के द्वारा रिवोकेशन किया जा सकता है अबाउट कंटिन्यूइंग गारंटी, अबाउट फ्यूचर ट्रांजेक्शंस, बट क्रेडिटर पर्सन को नोटिस दिया जाना आवश्यक है। 131 बाय सीओटीज डेथ। ठीक है, बाय सीओटीज डेथ, इसमें लिखा गया द डेथ ऑफ द सीओटी ऑपरेट्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी एज अ रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी सो फार एज रिगार्ड्स फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। तो जो भी भविष्यगत संव्यवहार है उनके संदर्भ में अगर सीओटी पर्सन की डेथ हो जाती है तो यहां पर इस प्रकार का जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, कंटिन्यूइंग गारंटी है, ये यहां पर रिवोक कर जाएगा। लेकिन इसमें लिखा गया है सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। अब जहां कहीं भी ये शब्द आ जाता है कि तत् प्रतिकूल संविदा के अध्यधीन रहते हुए, तो अगर देयर आर सर्टेन कॉन्ट्ररी टर्म्स एंड कंडीशंस, तो उस स्थिति में वह पर्टिकुलर टर्म और कंडीशन ही प्रिवेल करने वाला है। तो अगर ये टर्म यहां पर शामिल होता है, जैसा कि यहां पर लिखा गया है कि तत् प्रतिकूल संविदा के अभाव में, है ना, ये रिवोक कर जाएगा। लेकिन अगर इसके संदर्भ में कोई ऐसा क्लॉज एडेड है, कोई ऐसा टर्म या कंडीशन वहां पर अपेंडेड है, तो उस कंडीशन में दैट विल प्रिवेल। लेकिन प्रोविजन ये कहता है कि अगर सीओटी की डेथ हो जाती है तो कंटिन्यू गारंटी वहां पर रिवोक हो सकती है, प्रतिसंग्रहित हो सकती है। दो पॉइंट हैं, दो ग्राउंड हैं, धारा 130 और धारा 131 में, याद रखिएगा। कंटिन्यू गारंटी डिफाइंड है 129 में, रिवोकेशन के ग्राउंड्स दिए हैं 130 131 में। क्लियर, इजी ग्राउंड्स हैं, कई बार पूछे गए हैं, याद होने चाहिए। आगे मूव करिए, 131 के बाद डायरेक्टली आप मूव कर सकते हैं 133 की ओर। जैसे ही आप मूव ऑन करते हैं धारा 133 में, तो धारा 133 से शुरू हो जाता है टॉपिक डिस्चार्ज ऑफ सीओटी। अब सीओटी पर्सन कब अपनी ड्यूटीज से उन्मोचित हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, इसके संदर्भ में कुछ अलग अलग धाराओं में ग्राउंड स्पेसिफाई किए जा रहे हैं। शुरुआत होती है 133 से, और ये लिखता है the COT will be discharged from his liability or duty by variance in terms of contract. Any variance made without COT's consent in the terms of the contract between the principal debtor and the creditor discharges his COT as to transaction subsequent to the variance. अब यहाँ पर दो पॉइंट याद रखिए। पहला पॉइंट कि सीओटी अपने ड्यूटीज से या अपनी लाइबिलिटीज से डिस्चार्ज हो जाएगा, उन्मोचित हो जाएगा, अगर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में कुछ वेरिएंस, कुछ परिवर्तन कर दिए गए हैं, और ऐसा वेरिएशन उस सीओटी पर्सन की कंसेंट के बिना किए गए हैं। क्लियर, तो सब्सिक्वेंट टू द वेरिएंस जो भी इसके संदर्भ में उद्भूत होने वाली लाइबिलिटी है, उनसे सीओटी पर्सन डिस्चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीओटी पर्सन की कंसेंट नहीं ली गई। क्यों? क्योंकि सीओटी पर्सन की सहमति के बिना ही इस प्रकार के परिवर्तन प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में हो चुके हैं। इसके संदर्भ में इलस्ट्रेशन अपेंडेड है, उसको डेफिनेटली पढ़ लेना। सारे इलस्ट्रेशन नहीं, पर एटलीस्ट इलस्ट्रेशन नंबर ए आपको पढ़ लेना चाहिए, है ना। इलस्ट्रेशन ए इज इंपॉर्टेंट, इलस्ट्रेशन नंबर ई आपको पढ़ लेना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। इतना इलस्ट्रेशन यहाँ पर आपके लिए सफिशिएंट होगा। अगले प्रोविजन में आप मूव करिए। यहाँ पर मैंने लिख दिया है वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसेंट ऑफ द सीओटी, इट विल डिस्चार्ज द सीओटी, दैट इज प्रोवाइडेड अंडर 133। ध्यान रखिएगा, डिस्चार्ज 133 से शुरू हो रहा है। अब 134, that is another provision. Again, release or discharging of the principal debtor. सीधी सी बात है, अगर प्रिंसिपल डेटर को ही उसकी लाइबिलिटीज से रिलीज कर दिया जाए या उसे डिस्चार्ज कर दिया जाए, तो सियोरिटी पर्सन की कोई लाइबिलिटी अब नहीं रह जाएगी। तो 134 में लिखा गया द सियोरिटी इज डिस्चार्ज बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर and the principal debtor by which the principal debtor is released or by any act or omission of the creditor, the legal consequence of which is the discharge of the principal debtor. तो जहां पर प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया है जो प्रिंसिपल डेटर को उसकी लाइबिलिटी से रिलीज करता है, या क्रेडिटर के द्वारा अपने किसी एक्ट या ओमिशन से इस बात के बारे में पता चलता है कि जिसका विधिक परिणाम यह होगा कि प्रिंसिपल डेटर विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी, तो इन दैट केस सियोरिटी विल आल्सो बी डिस्चार्ज्ड। तो अगर मूल ऋणी ही दायित्वाधीन नहीं रह गया, तो सियोरिटी भी यानी प्रतिभू भी यहां पर लाइबल नहीं रहेगा। इनकी हिंदी टर्मिनोलॉजी भी बोल रहा हूं ताकि आप उसे याद रखें ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? कम से कम सुने रहेंगे तो एटलीस्ट उसे आप कनेक्ट कर सकेंगे। फर्दर 135 डिस्चार्ज ऑफ सियोरिटी व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड विथ गिविंग टाइम टू अग्रीइंग नॉट टू sue प्रिंसिपल डेटर। अगला पॉइंट सेक्शन नंबर 135, अगेन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ सियोरिटी, क्या लिखता है कि जहां पर क्रेडिटर पर्सन कंपाउंड कर लेता है या फिर प्रिंसिपल डेटर को कुछ समय उपलब्ध हो जाता है या क्रेडिटर पर्सन अग्री कर जाता है टू नॉट टू sue प्रिंसिपल डेटर। अब तीन ग्राउंड यहां पर मेंशन कर दिए गए। अब इन पर्टिकुलर ग्राउंड्स के आधार पर अगर प्रिंसिपल डेटर को उसकी लायबिलिटी से मुक्ति मिल जाती है, तो सियोरिटी पर्सन भी अपनी लायबिलिटी से उन्मुक्त हो जाएगा, उन्मोचित हो जाएगा। लेकिन द पॉइंट नंबर थर्ड, दैट इज द क्रेडिटर पर्सन इज अग्रीइंग नॉट टू sue प्रिंसिपल डेटर, इसे पढ़ा जाना चाहिए
सेक्शन नंबर 137 के साथ। यहां मैंने लिख दिया है इट शुड बी रेड टुगेदर विद सेक्शन नंबर 137, जो कि थोड़ा सा एक सेक्शन के बाद यहां पर मेंशन्ड है, देख लीजिए। क्रेडिटर्स फॉरबियरेंस टू स्यू डज नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी। क्रेडिटर का सूट लाने से दूर रहना, प्रवृत्त रहना, ऐसे श्योरिटी पर्सन को उसकी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं करता। तो लिखा गया मियर फॉरबियरेंस on the part of creditor to sue the principal debtor or to enforce any other remedy against the principal debtor does not, in the absence of any provision in the guarantee to the contrary, discharge the surety। तो मूल ऋणी यानी प्रिंसिपल डेटर पर सूट लाने से या उसके अगेंस्ट किसी भी रेमेडी को इन्फोर्स कराने से क्रेडिटर को जो है फॉरबियरेंस रहना या प्रवृत्त रहना, दूर रहना, केवल ये कारण कभी भी श्योरिटी को उसकी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं करता है। क्लियर? अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। यहां पर इलस्ट्रेशन भी है, पढ़ लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि इस पॉइंट को जब भी आप पढ़ें सेक्शन नंबर 135 के अंतर्गत, प्लीज डू रिलेट इट विथ सेक्शन नंबर 137। डोंट फॉरगेट दैट, इसको भूलना मत। फर्दर 136 को थोड़ा अलग से याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर अगेन जैसा कि आपने 137 में देखा है कि श्योरिटी अभी भी यहां पर लाइबल है, श्योरिटी यहां पर अपनी ड्यूटी से उन्मोचित नहीं हो रहा है, डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से 136 में भी कुछ पॉइंट लिखा गया है जहां पर श्योरिटी विल नॉट बी डिस्चार्ज, श्योरिटी की लाइबिलिटी अभी भी बनी रहेगी। क्या लिखा गया है? श्योरिटी नॉट टू बी डिस्चार्ज व्हेन एग्रीमेंट मेड विद थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर। यानी 135 जब आप पढ़िए तो यू कैन कनेक्ट इट विथ 136 एंड 137 इटसेल्फ। 136 के अंदर कहा गया कि अगर प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच नहीं, प्रिंसिपल डेटर और किसी थर्ड पर्सन के बीच समय देने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उस स्थिति में श्योरिटी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होगा। ये तभी होगा जब ये प्रिंसिपल और क्रेडिटर के बीच में इस प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो एज टू गिविंग द टाइम। 137 कहता है कि यहां पर केवल ये आधार कि क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर पर शू नहीं करेगा, है ना, उस पर बात नहीं लाएगा, अकेला ये आधार श्योरिटी पर्सन को उसकी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं करता है। तो 135 जब भी आप पढ़ें, प्लीज डू कनेक्टेड विथ 136 एंड 137। इज दैट क्लियर? तो अभी डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज के तौर पर हमने याद रखना है 133, 134 एंड 135 स्पेसिफिकली। 136, 137 वे ग्राउंड स्पेसिफाई करता है जब श्योरिटी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होगा। 138 रिलीज ऑफ वन श्योरिटी डज नॉट डिस्चार्ज द अदर श्योरिटी। अब किसी पर्टिकुलर मामले में एक से ज्यादा अगर प्रतिभू हैं, एक से ज्यादा श्योरिटीज हैं, है ना, जहां पर उनकी जो लाइबिलिटी है वो सेपरेटली डिवाइडेड है या इक्वली डिवाइडेड है या प्रोपोर्शनली डिवाइडेड है, इन सिचुएशंस में अगर एक पर्टिकुलर श्योरिटी को रिलीज दे दिया जाता है या उन्मुक्त कर दिया जाता है, तो यह पर्टिकुलर ग्राउंड दूसरे अदर श्योरिटीज के डिस्चार्ज का ग्राउंड नहीं बनेगा। 138 केवल लॉजिकल फैक्ट के तौर पर इसे याद रखिए, एज सच इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्दर 139 discharge of surety by creditors act or omission, not so important. You can move on to next, that is section number 140, that is very much important। धारा 140 मैंने यहां लिख रखा है, सेक्शन 140 है ना, दैट शुड बी रेड टुगेदर विथ सेक्शन नंबर 145, 146, 147 और 141 को थोड़ा सेपरेटली देख लेना है। श्योरिटी एंटरिंग इनटू शूज ऑफ क्रेडिटर। आखिरकार अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर को समझें, है ना, मैंने आपसे कहा कि अगर प्रिंसिपल डेटर अपने लाइबिलिटीज का परिपालन नहीं करता, है ना, इसके डिफॉल्ट कमिट किए जाने पर श्योरिटी विल बी लाइबल। अब अगर श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटीज का परिपालन कर देता है तो श्योरिटी विल एंटर इनटू द क्रेडिटर्स शूज। तो क्रेडिटर को जो भी सम ऑफ अमाउंट प्रिंसिपल डेटर का ड्यू था, प्रिंसिपल डेटर के डिफॉल्ट किए जाने पर श्योरिटी ने क्रेडिटर को पे कर दिया, तो श्योरिटी इज कमिंग इनटू द प्लेस ऑफ क्रेडिटर, मींस अभी भी प्रिंसिपल डेटर अब श्योरिटी के लिए लाइबल हो जाएगा। ठीक है, श्योरिटी अगर चाहे तो वो सारी चीजें प्रिंसिपल डेटर से रिकवर कर सकता है। तो सेक्शन 140 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट और ये एग्जाम के लिए भी रेलेवेंसी रखता है। वेयर अ गारंटीड डेट हैज बिकम ड्यू और डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर टू परफॉर्म अ गारंटीड ड्यूटी हैज टेकन प्लेस, द श्योरिटी अपॉन पेमेंट परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द ही इज लाइबल फॉर इज इन्वेस्टेड विथ ऑल द राइट्स, इसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं, विच द क्रेडिटर हैड अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। तो उन सभी पर्टिकुलर अधिकार जो क्रेडिटर पर्सन के थे उनसे श्योरिटी इन्वेस्टेड हो जाता है और वह अगर चाहे तो उसे प्रिंसिपल डेटर से रिकवर भी कर सकता है।
सेक्शन नंबर 141, यहां पर क्योंकि राइट की बात हो रही है तो सेक्शन 141 को आप धारा 140 से कनेक्ट करके पढ़ लीजिए कि अगर यहां पर क्रेडिटर पर्सन का कोई भी सिक्योरिटी बेनिफिट अवेलेबल था, तो जैसे ही सिक्योरिटी पर्सन क्रेडिटर के अधिकारों को प्राप्त कर रहा है, तो जो कुछ भी बेनिफिट या जो कुछ भी सिक्योरिटीज क्रेडिटर पर्सन के थे, वो सिक्योरिटी को भी अवेलेबल रहेंगे, भले ही सिक्योरिटी पर्सन को उसके एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में कोई जानकारी रही हो या नहीं। ये बात धारा 141 में लिखी गई है। क्लियर? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? तो मैं कहूंगा 141 के बारे में सिर्फ मार्जिनल हेड के बारे में जानकारी रखिए। क्लियर? हाँ, इलस्ट्रेशन जरूर पढ़ लेना धारा 141 में, पहला इलस्ट्रेशन और लास्ट इलस्ट्रेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 142 एंड 143 थोड़ा सा डिफरेंट प्रोविजंस हैं, इसको मैंने कहीं और मेंशन कर दिया है ना, कहीं लिखा होगा। 142 और 143 ये यहां लिखे हैं। सेक्शन 142 143 बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां मेंशन किया गया है। गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन एंड गारंटी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट, इन दोनों ही ग्राउंड्स पर ये इनवैलिड होगा। अगर दुर्व्यपदेशन के माध्यम से गारंटी प्राप्त की गई है, अगर कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट के माध्यम से गारंटी प्राप्त की गई है, तो इन दोनों ही ग्राउंड्स पर इस प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिड करार की जाएगी। सीधे तौर पर लिखा गया धारा 143 में, इसमें इलस्ट्रेशन भी है, उसको आपको जरूर मेंशन कर लेना चाहिए, याद रखना चाहिए, ये आपके एग्जामिनेशन आने के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। तो धारा 142 143 कंफ्यूज मत होना, एक में मिसरिप्रेजेंटेशन है, एक में कंसीलमेंट है। क्लियर है? तो गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन व्हिच हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन मेड बाय क्रेडिटर और विद हिज नॉलेज एंड असेंट कंसर्निंग अ मिडिल पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज इनवैलिड। तो कोई भी प्रत्याभूति या गारंटी जो क्रेडिटर द्वारा या उसके ज्ञान में और उसकी एसेंट से इस प्रकार के ट्रांजैक्शन में मटेरियल पार्ट के बारे में की गई हो, वह इनवैलिड होगी। कोई भी गारंटी जो क्रेडिटर ने मटेरियल फैक्ट के बारे में साइलेंस या मौन धारण रख करके प्राप्त की है, ये इनवैलिड होगी। तो इसके संदर्भ में दो इलस्ट्रेशन है धारा 143 में, जरूर पढ़ लेना, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 145 मैंने आपसे कही कि आपको इसके साथ देखना चाहिए। 145 इज टॉकिंग अबाउट इंप्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनिटी श्योरिटी। अब यहीं पर वो बात आती है कि जैसे ही श्योरिटी उन अधिकारों से इन्वेस्टेड हो जाता है जो क्रेडिटर के थे, आफ्टर पेइंग द ड्यूज, आफ्टर फुलफिलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर, इन दैट केस इट विल बी अ इंप्लाइड काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये अपने आप में एक विवक्षित प्रकार का कार्य होगा कि अब श्योरिटी अगर चाहे तो प्रिंसिपल डेटर से वे सारी चीजें रिकवर कर सकता है, जो बात मैंने आपसे पहले कही। तो धारा 145 लिखता है कि इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज एन implied promise by the principal debtor to indemnify the surety, and the surety is entitled to recover from the principal debtor whatever sum he has rightfully paid under the guarantee, but underline no sums which he had paid wrongfully। तो यहां पर दो तीन तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। पहला, ये ध्यान रखिए कि श्योरिटी के द्वारा जो भी राइटफुली सम ऑफ अमाउंट पे किए गए हैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल डेटर, ही कैन क्लेम ओनली फॉर दैट राइटफुल सम ऑफ अमाउंट। लेकिन जो कुछ भी धनराशि या राशि यहां पर रॉन्गफुली पे की गई है, उन पर्टिकुलर सम ऑफ अमाउंट को ये सिक्योरिटी पर्सन प्रिंसिपल डेटर से रिकवर नहीं कर सकता है। तो 145 इज इंपॉर्टेंट। 146 कहता है को सिक्योरिटी इज लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। अब यहां पर जहां पर कई सारे सिक्योरिटीज हैं या को सिक्योरिटीज हैं, उन स्थितियों में इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो इक्वली कंट्रीब्यूट करने को होगी। यहां पर भी इलस्ट्रेशन है, 145 में भी इलस्ट्रेशन है, पढ़ जरूर लेना, इलस्ट्रेशन आर इंपॉर्टेंट। 147 कहता है लायबिलिटी ऑफ को सिक्योरिटीज बाउंड इन डिफरेंट सम्स, जहां पर अलग अलग प्रकार के सम ऑफ अमाउंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं या लायबल हैं, वहां पर अपने प्रोपोर्शन अमाउंट के तौर पर रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसमें भी आपको तीन इलस्ट्रेशंस मिलेंगे, उन्हें जरूर रीड कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली फ्रेम होता है, ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आगे मूव करें। तो मैं समझता हूं कि आपको इस प्रकार के चार्ट में चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्या प्रोवाइडेड है, किस तरीके से सेक्शंस को याद रखना है, किन पर्टिकुलर सेक्शंस की रेलेवेंसी आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज्यादा है ना। हम इस रूप में नहीं मान सकते कि अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तैयार कर रहे हैं तो हम केवल सेक्शन नंबर 1 to 75 के सेक्शंस को तैयार करें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है प्री मेंस इंटरव्यू सभी तक की स्थितियों में। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भाग ये दूसरा पार्ट भी है, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट भी है, स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी है ना। हम ऐसा कोई एंटिसिपेशन लेके नहीं चल सकते कि हम केवल 75 तक की धाराओं को तैयार कर लें और इधर लीव आउट करें या छोड़ें, ऐसा मत करिएगा। मैं जहां समझता हूं कि बीइंग अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के तौर पर आपके दिमाग में चल रहा हो कि लास्ट के जो पोर्शन है या स्पेशल फॉर्म ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, या उनमें सेक्शंस की भरमार है, या काफी ज्यादा मिक्सअप है, कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं पर ड्यूटीज, है ना, तो वो कई बार कंफ्यूज करते हैं। लेकिन अगर उसे आप एक स्ट्रक्चराइज्ड वे में पढ़ेंगे तो थिंग्स विल बी इजी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज चैप्टर नंबर 9,
एंड इट इज अबाउट बेलमेंट। इसे देखिए, बहुत बहुत इजी टॉपिक है बेलमेंट भी। बेलमेंट क्या होता है, बेलर कौन है, बेली कौन है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, दो पार्टीज हैं जिन्हें आप बेलर और बेली के तौर पर जानते हैं। हिंदी वर्ड भी इनका समझिएगा, इसे उपनिहिति सॉरी उपनिधान के का कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एक को उपनिहिति कहेंगे और एक को उपनिधाता कहेंगे। तो बेलमेंट, टू पार्टीज बेलर एंड बेली। बेलमेंट क्या होगा इसके बारे में, और बेलर कौन है इसके बारे में, और बेली कौन है इसके बारे में सेक्शन 148 डिफाइन करता है। धारा 148 में लिखा गया कि बेलमेंट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये माल का परिधान है। किसके द्वारा, बाय वन पर्सन टू अनदर। किस पर्पज से, फॉर सम पर्पज, अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल व्हेन द पर्पज इज अकम्प्लिश्ड बी रिटर्न्ड अदरवाइज डिस्पोज्ड और ऑफ अकॉर्डिंगली टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम, राइट, to the direction of the person delivering them. The person delivering the goods is a baler and the person to whom the goods has been delivered is bailey. So ultimately section 148 is not only defining the term bailment but also it is defining the term baler and bailey. जब आप एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे पर्सन को, ऐसे समझ लीजिए कि अगर मेरे द्वारा किसी दूसरे पर्सन को अपनी इस वॉच को, है ना, किसी एक स्पेसिफाइड पर्पस के लिए दिया जाना है, ठीक है, तो जिस पर्पस के लिए मैं उसे वॉच दे रहा हूं, है ना, कि वह अपने एग्जामिनेशन में इसे यूज कर सके, तो जिस पर्पस के लिए मैंने इस पर्टिकुलर गुड्स को किसी दूसरे व्यक्ति को दिया है, जैसे ही वो पर्पस अकम्प्लिश होता है, तो एज पर माई ओन डायरेक्शन, इफ आई एम द पर्सन हु हैज डिलीवर्ड दिस गुड, तो मेरे निर्देशानुसार वो या तो मुझे पे करे या मेरे निर्देशानुसार किसी और व्यक्ति को उसे डिलीवर कर दे या रीडिलीवर कर दे। तो जैसे ही पर्पज का अकम्प्लिशमेंट होता है, जिस पर्पज से इस प्रकार के गुड्स की डिलीवरी की गई थी, तो ये अपने आप में बेलमेंट के एक्ट के तौर पर कंप्लीट होता है। तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर एक व्यक्ति ने किसी भी ऐसे गुड्स की डिलीवरी किसी दूसरे पर्सन को किसी भी पर्पस के फुलफिलमेंट के लिए, किसी भी प्रॉमिस के फुलफिलमेंट के लिए दिया है, तो ये पर्टिकुलर एक्ट यहां पर बेलमेंट का हो सकता है। लेकिन जैसे ही वो पर्टिकुलर पर्पस फुलफिल होता है, तो उस पर्टिकुलर गुड्स की रीडिलीवरी उस उपनिहित व्यक्ति के द्वारा, बेली पर्सन के द्वारा, जिसने गुड्स डिलीवर किया वो बेलर, जिसने रिसीव किया वो बेली। तो बेली पर्सन बेलर के अकॉर्डिंगली डायरेक्शंस के माध्यम से या तो उसे स्वयं या उसके बिहाफ में किसी भी ऑथराइज्ड पर्सन को ऐसे गुड्स को वापस करेगा या उसका पोजीशन रिडिलीवर करेगा। क्लियर। अब यहां पर एक व्यक्ति ये है कि कोई व्यक्ति पहले से ही किसी दूसरे व्यक्ति के गुड्स का पोजीशन रखे हुए है, मैंने पहले से ही अपनी वॉच किसी दूसरे व्यक्ति को दे रखी है ना, तो क्या बाद में भी इस प्रकार का व्यक्ति बेली हो सकता है? जी हाँ, एक्सप्लेनेशन लिखता है कि वो पर्सन ऑलरेडी इन पोजीशन ऑफ द गुड्स ऑफ द अनदर कॉन्ट्रैक्ट्स टू होल्ड देम एज अ बेली, ही देयरबाय बिकमिंग द बेली एंड द ओनर बिकम्स द बेलर ऑफ सच गुड्स ऑल्दो दे मे नॉट हैव बीन डिलीवर्ड बाय वे ऑफ बेलमेंट। क्योंकि डिलीवरी किस प्रकार से होगी, तो डिलीवरी उस प्रकार से होगी जैसा 149 में लिखा गया है। धारा 149 डिफाइन करती है कि डिलीवरी कैसे होनी चाहिए। तो यहां पर सिंपली लिखा गया है कि the delivery to the bailey may be made by doing anything which has the effect of putting the goods in the possession of intended bailey। तो उस आशयित उपनिहिति के पास वह पर्टिकुलर गुड्स की डिलीवरी किस प्रकार से हो सकेगी, किसी भी ऐसे प्रभाव से हो सकेगी ताकि उसका पोजेशन उस व्यक्ति तक पहुंच सके। तो 149 इज प्रोवाइडिंग हाउ दैट डिलीवरी इज बीइंग मेड। क्लियर। तो तीन पर्टिकुलर फैक्ट डिफाइंड है 148 में। चूंकि इसमें डिलीवरी ऑफ गुड्स का एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बताया गया सेक्शन नंबर 149 में। एंड दिस पर्टिकुलर सेक्शन 148 मस्ट बी रेड टुगेदर विद सेक्शन नंबर 160। इसे आप याद रखिए, धारा 160। क्यों? क्योंकि 160 बताता है रिटर्न ऑफ गुड्स बेल्ड ऑन एक्सपायरेशन ऑफ टाइम और अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पस। जिस पर्पस के लिए मैंने स्टेशन में कहा कि मैंने अपनी वॉच मिस्टर बी को दी, इसलिए कि ताकि वह उसे अपने एग्जामिनेशन में यूज कर सके, तो जैसे ही वो पर्पस अकम्प्लिश होता है उसे उसे वापस करना होगा। या फिर एक एक्सपायरेशन ऑफ टाइम, एक विशेष एक विनिर्दिष्ट प्रकार का समय स्पेसिफाइड है, उस समय का एक्सपायरेशन होते ही उस पर्टिकुलर गुड्स की रीडिलीवरी उस पर्सन करनी होगी जो इसके लिए वास्तविक में हकदार व्यक्ति है। तो अल्टीमेटली 160 लिखता है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ बेली टू रिटर्न, ये उसका कर्तव्य है, और डिलीवर अकॉर्डिंग टू द बेलर्स डायरेक्शन the goods billed, underline, without demand as soon as the time for which they were billed has expired or the purpose for which they were billed has been accomplished। अब यहां पर किसी प्रकार की डिमांड बेलर पर्सन के द्वारा या मेरे व्यक्ति द्वारा की गई हो या ना की गई हो, एज पर माई ओन इलस्ट्रेशन, तो अगर इस प्रकार की डिमांड मेरे द्वारा नहीं भी की गई हो या किसी भी ऐसे बेलर पर्सन के द्वारा नहीं भी की गई हो, बावजूद इसके उस पर्पस के अकम्प्लिशमेंट होते ही या उस विनिर्दिष्ट समय की समाप्ति के साथ ही उसे वापस करना होगा। ये ड्यूटी है, ये एक प्रकार का कर्तव्य है जो बेली पर्सन पर निर्धारित किया गया है। तो सेक्शन नंबर 148 defining the term bailor, bailey and bailment, the section 160 that must be read together with this particular section, that is the duty of bailey to return the good after accomplishment of the purpose or after the termination of the time, expiration of the time,
क्लियर। एंड 149 इज प्रोवाइडिंग अबाउट डिलीवरी, किस प्रकार से करोगे, वैसा करो कि उस पर्टिकुलर इंटेंडेड बेली पर उस गुड्स की उस गुड्स का पोजीशन उसे प्राप्त हो सके। नाउ बहुत इजी है, बहुत आसान है, आगे समझिए। 150 की जो धारा है ये लिखता है बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन द गुड्स बिल्ड। अब यहां पर एक तो फैक्ट आता है ग्रेटिटियस और दूसरा आता है नॉन ग्रेटिटियस, है ना। तो सेक्शन नंबर 150 के पॉइंट को जरूर समझना, इसमें इलस्ट्रेशन दो मेंशन किए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इलस्ट्रेशन नंबर बी हजारों बार पूछा गया है। ए हायर्स द कैरियर्स ऑफ बी, द कैरियर्स इज अनसेफ दो बी इज नॉट अवेयर ऑफ इट एंड ए इज इंजर्ड, बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू ए फॉर दिस काइंड ऑफ इंजरी। ये आपके एविडेंस लॉबी में मिलेगा, लेकिन यहां पर ये इलस्ट्रेशन नंबर बी धारा 150 में बहुत ज्यादा रिलेवेंसी रखता है और कई बार पूछा गया है, तो धारा 150 को जरूर याद रखिए। सेक्शन नंबर 150 के अंतर्गत बेलर की ड्यूटी बताई गई है कि जिस गुड्स या जिस माल की डिलीवरी वो बेली को कर रहा है उसके बारे में ऐसे पर्सन को बताना होगा कि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि है या नहीं, मींस सम काइंड ऑफ एरर फॉल्ट मस्ट बी एक्सप्रेस इफ इट इज इन द गुड्स। फर्दर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब एक लॉजिकल फैक्ट आप समझिए कि हम जिस बेली पर्सन को इस प्रकार की गुड्स की डिलीवरी कर रहे हैं उसके कुछ ड्यूटीज भी तो होनी चाहिए, उसके कुछ कर्तव्य भी तो होने चाहिए। तो सामान्य तौर पर अगर कोई गुड्स मैंने किसी व्यक्ति से किसी स्पेसिफाइड पर्पस के फुलफिलमेंट के लिए लिया है, तो दैट पर्टिकुलर पर्पस, उद्देश्य तो छोड़िए, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक इज देयर। लॉजिक ये है कि दूसरे पर्सन के द्वारा दिए हुए गुड्स की केयर करना, उसकी देखभाल करना, उसकी देखरेख करना। तो सबसे पहले ड्यूटी सेक्शन नंबर 151 में लिखी गई, बेली शुड टेक केयर ऑफ सच गुड्स। तो 151 में लिखा गया कि इन ऑल द केस ऑफ बेलमेंट बेली इज बाउंड टू टेक एज मच केयर ऑफ द गुड्स एज इट इज हिज ओन। तो जिस प्रकार से वो अपने मामले की या फिर एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस के व्यक्ति के द्वारा ऐसे किसी गुड्स की देख रेख की जाती है, उस प्रकार से बेली की भी ड्यूटी होगी या कर्तव्य होगा कि वह उस गुड्स की देख रेख करे। 151 के बाद 152 बेली व्हेन नॉट लाइबल अगेन फॉर द लॉस एटसेट्रा ऑफ द थिंग बिल्ड। धारा 152 में और स्पेसिफिकली मैंने यहां से अलग से मेंशन किया है, क्यों, क्योंकि यहां पर बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, बेली यहां पर लाइबल नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब बात आती है तो हम यहां पर दो सेक्शंस ध्यान रखेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेली अंडर सेक्शन 161 एंड नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेली अंडर सेक्शन 166। थोड़ा सा ये सेपरेट फॉर्मेट में मैंने लिखा है, ध्यान से समझ लीजिए, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। व्हाट इज ड्यूटी ऑफ बेली? तो पहले मैंने कहा सेक्शन नंबर 151 के अंदर लिखा गया, लॉजिकली अगर किसी भी दूसरे पर्सन का गुड्स मेरे पोजीशन में है तो मेरी ड्यूटी है कि मैं उसकी देखरेख करूंगा, वैसे करूंगा जैसे एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का व्यक्ति अपने मामले में अपने माल की देखरेख करता है। तो 151 में बेली की ड्यूटी यहां पर प्रेस्क्राइब कर दी है। दूसरी 153 एंड 154, ये दो धाराओं में और हम कुछ देखने वाले हैं। 153 लिखता है टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट बाय बेलीज एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशन। अब यहां पर कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज वाइडेबल, इस पॉइंट को जरूर अंडरलाइन करिएगा, वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर इफ द बेली डज एनी एक्ट विद रिगार्ड टू द गुड्स बेल्ड इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशन ऑफ द बेलमेंट। जिन शर्तों के अधीन रहकर बेलमेंट किया गया था दो पर्सन के बीच में कि मैं आपको ये पेन दे रहा हूं, इस पेन का उपयोग लिखने में करेंगे, क्लियर, और वो उस पेन का प्रयोग किसी और एक्ट में कमिट कर रहे हैं। मैंने आपको एक हॉर्स दिया कि आप इसका प्रयोग अपने स्वयं की सवारी के लिए करेंगे, आपने उससे कमर्शियल काइंड ऑफ एक्टिविटी शुरू कर दिया। तो जिस पर्पस के लिए कोई भी ऐसे गुड्स की डिलीवरी की गई है या बिलमेंट का एक्ट कमिट किया गया, उन कंडीशंस या उन शर्तों के वायलेशन में, उनके इनकंसिस्टेंटली अगर हम कोई एक्ट कमिट करेंगे तो इट विल बी वाइडेबल, ये शून्यकरणीय होगा, एंड इट विल बी वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बेलर। ये बेलर के अपनी बेलर के अपने विकल्प पर शून्यकरणीय होगा। अब यहां पर एक इलस्ट्रेशन है, उसको आप जरूर पढ़िएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। 154 कहता है लाइबिलिटी ऑफ बेली मेकिंग अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स बेल्ड। अब यहां पर बेली की एक दूसरी लाइबिलिटी तय की जा रही है, ड्यूटी नहीं है, लाइबिलिटी है, बाध्यता है। क्या? अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स बेल्ड, जो भी गुड्स का बेलमेंट किया गया है उसका अपराधिकृत प्रकार से उपयोग करना। और इलस्ट्रेशन जो इसमें अपेंडेड है ये जो मैंने अभी आपसे बताया कुछ उसी प्रकार का है। तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो सेक्शन नंबर 153, सेक्शन नंबर 154 में, है ना, आपको तीन इलस्ट्रेशन मिलेंगे, 153 में एक और 154 में दो। इन सभी इलस्ट्रेशंस को ठीक से पढ़ लेना, ये इलस्ट्रेशंस कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंस भी बता रहा हूं इलस्ट्रेशंस का, ध्यान रखिएगा। क्लियर? 152 के तौर पर मैंने आपसे कहा कि इट इज showing
that Bailey will not be responsible. कब? Bailey in the absence of any special contract is not responsible for the loss, destruction, deterioration of the thing bailed if he has taken the amount of care as described in 151. सीधी सी बात है, मुझे अगर कोई गुड्स बेल्ड किया गया है, बेलमेंट किया गया है, और मैंने उसकी जो केयर है वो एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस के व्यक्ति की तरह की है, उसके बावजूद उस पर्टिकुलर माल में किसी प्रकार की विनष्ट आ जाता है, या नष्ट हो जाती है, या डिस्ट्रक्ट कर जाती है, डिटोरेट कर जाती है, लॉस हो जाता है, तब मैं उस पर्टिकुलर गुड्स में होने वाली किसी भी हानि के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा. क्लियर? तो 151 ने इस बात को भी लिखा है, लेकिन दिस थिंग शुड बी देयर कि मैंने उसकी केयर की हो. क्लियर? फर्दर सेक्शन नंबर 161, 164 एंड 166 एक बार देख लीजिए. सेक्शन 161 बात करता है बेलीज रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन गुड्स आर नॉट ड्यूली रिटर्न. अगर माल को सम्यक रूप से वापस नहीं किया जाता तो बेली की यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी. केवल नॉलेज के लिए ध्यान रखिएगा. 164, अब यहां पर मैंने लिखा है ये बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ध्यान से समझ लीजिएगा. बेलीज रिस्पॉन्सिबिलिटी 161, बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी 164, बेली इज नॉट रिस्पॉन्सिबल 166. तो 161, 164 एंड 166 को सेपरेटली याद रखना, कंफ्यूज मत होना. दो धाराएं 161 and 166, बेली रिस्पॉन्सिबल, बेली नॉट रिस्पॉन्सिबल. 164 बेलर रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्लियर? तो यहां पर मैंने इसको थोड़ा सा सेपरेटली लिख दिया है. बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली 164 में है, एक बार इसे जरूर पढ़ लीजिएगा अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. बेली नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑन रीडिलीवरी टू बेलर विदाउट टाइटल. केवल मार्जिनल हेड याद रखिएगा, एज सच बहुत ज्यादा अंदर प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है. अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जहां पर क्वेश्चन कई बार फ्रेम हो चुका है, दैट इज सेक्शन 162 एंड 163. यहां देख लीजिए, टर्मिनेशन ऑफ ग्रेटिटियस बेलमेंट बाय डेथ, अनुग्राहिक उपनिधान, फ्री. ग्रेटिटियस का एक्ट यहां पर फ्री, मुफ्त से है. तो ग्रेटिटियस बेलमेंट इज टर्मिनेटेड बाय डेथ ईदर ऑफ द बेलर और ऑफ द बेली. तो जो भी ग्रेटिटियस काइंड ऑफ बेलमेंट है, यहां पर बेलर या बेली में से किसी भी पार्टी की डेथ होने पर वो पर्टिकुलर बेलमेंट टर्मिनेट कर जाएगा. हजारों बार सेक्शन 162 में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा. दोनों पार्टीज में से किसी भी पार्टी की डेथ होने पर ग्रेटिटियस बेलमेंट का समापन हो जाएगा. 163 मैंने आपसे कहा कि इसे डेफिनेटली पढ़ लेना. बेलर्स राइट फॉर इंक्रीमेंट, इंक्रीज प्रॉफिट इन द बेल्ड गुड्स. ये लिखता है कि इन एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्री, ध्यान रखिएगा, तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में अगर कुछ कॉन्ट्ररी क्लॉज या टर्म या कंडीशन एडेड है तो वो प्रिवेल करेगा. तो इन एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, द बेली इज बाउंड टू डिलीवर टू द बेलर or according to his directions any increase or profit which may have accrued from the goods bailed. एक illustration appended है. A leaves a cow in the custody of B to be taken care of. The cow has calf. B is bound to deliver the calf as well as the cow to A. तो एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी एक गाय दे रखी है फॉर देख रेख, और बाद में उसे एक बछड़ा होता है. तो यहां पर अब वो पहला व्यक्ति उन दोनों के लिए एंटाइटल्ड होगा, गाय के लिए भी और गाय के बच्चे के लिए भी. ठीक है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है. इस इलस्ट्रेशन को ध्यान रखिएगा, किस सेक्शन में है ये भी ध्यान रखिएगा. क्लियर? थोड़ा पीछे आते हैं. सेक्शन नंबर 155, 156 एंड 157. इसे केवल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा एक बार पढ़ लेना. इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विथ बेलर्स कंसेंट ऑफ हिज गुड्स विथ बेलीज गुड्स. इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट व्हेन द गुड्स कैन बी सेपरेटेड. इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट व्हेन द गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड. तो इसमें तीन चीजें याद रखनी है. जब गुड्स का समामेलन या मिश्रण या मिक्सचर कंसेंट से की गई हो, जब बिना कंसेंट के की गई हो, जब सेपरेबल हो और जब सेपरेबल ना हो, तो यहां पर कोई एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल भी होगा, लाइबल भी होगा, जो उस पर्टिकुलर नुकसानी की भरपाई करेगा, कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करेगा. तो सिर्फ नॉलेज के लिए एक बार 155, 56, 57 को पढ़ लेना. ठीक है, आगे मूव करिए. अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं. सेक्शन नंबर 163 के बाद थोड़ा 165 में आइए, जहां पर कई सारे ज्वाइंट ओनर्स हैं. उन स्थितियों में बेल्ड गुड्स के बारे में कौन डायरेक्शन दे सकता है? इफ सेवरल ज्वाइंट ओनर्स ऑफ गुड्स बेल देम, द बेली में डिलीवर देम बैक टू आर अकॉर्डिंगली टू द डायरेक्शंस ऑफ वन ज्वाइंट ओनर विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी. अगर कोई करार में ऐसी कोई शर्त का अंतर्वल नहीं है, उन स्थितियों में
ऐसे सभी ज्वाइंट ओनर में से किसी भी ज्वाइंट ओनर, किसी भी ओनर के को ओनर या ओनर के द्वारा दिए हुए डायरेक्शन के अकॉर्डिंग से वापस किया जा सकता है या गुड्स की डिलीवरी की जा सकती है ना। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट के अंतर्गत क्लॉज ना हो जहां पर सभी पर्टिकुलर ओनर्स की कंसेंट रिक्वायर्ड हो, तो 165 को अपनी नॉलेज के लिए एक बार जरूर पढ़ना, एज सच कभी पूछी तो नहीं गई है लेकिन ध्यान रखिएगा। सेक्शन 167 राइट ऑफ थर्ड पर्सन क्लेमिंग गुड्स बिल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पर लिखा गया है कि इफ अ पर्सन अदर देन बेलर क्लेमिंग गुड्स बिल्ड ही मे अप्लाई टू द कोर्ट टू स्टॉप डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बेलर एंड टू डिसाइड द टाइटल ऑफ द गुड्स। थर्ड पर्सन में अप्लाई टू द कोर्ट टू डिसाइड। सेक्शन नंबर 167 धारा 167 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए कि अगर बेलर के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति उस पर्टिकुलर बिल्ड गुड्स में अपना राइट या अपना इंटरेस्ट शो कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में वह कोर्ट में एप्लीकेशन दर्ज कर सकता है कि इसके संदर्भ में वो डिसीजन पास करें कि आखिरकार कौन व्यक्ति इसके लिए एंटाइटल होगा। तो यहां पर थर्ड पर्सन का राइट क्रिएट करने संबंधी जो क्लेम है वो 167 के तहत डिसाइड होगा, इसको जरूर याद रखिए। 168 कहता है राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स मे स्यू फॉर स्पेसिफिक रिवॉर्ड ऑफर्ड। अब इस पर्टिकुलर प्रोविजन में, इस पर्टिकुलर सेक्शन में लिखा गया कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार के गुड्स को प्राप्त करता है, फाइंडर ऑफ गुड्स है, वह किसी भी ऑफर किए गए अवार्ड के लिए, रिवॉर्ड के लिए सूट ला सकेगा या नहीं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 168 एंड 169 यहां पर आपके प्री में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। 168, 169, 170, 171 जनरल लियन एंड स्पेसिफिक लियन। स्पेसिफिक लियन या सॉरी पर्टिकुलर लियन पहले प्रोवाइड किया गया है, जनरल लियन स्ट्रक्चरली दूसरे या सब्सिक्वेंट पार्ट में प्रोवाइड किया गया है। तो 170 एंड 171 यहां पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जनरल लियन किस सेक्शन में है और पर्टिकुलर लियन किस सेक्शन में है, इनमें अपेंडेड इलस्ट्रेशंस भी आपको आने चाहिए, ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेलमेंट के टॉपिक में कौन कौन सी स्पेसिफिक सेक्शन है जिसको आपको ध्यान रखना है। आपको लग रहा होगा कि सर ने सभी सेक्शन के बारे में पढ़ा दिया, बता दिया। अब आप ध्यान से समझिए, मैंने सभी सेक्शन के बारे में बता दिया, मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, मैंने आपको यह बता दिया कि बेलमेंट के टॉपिक में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंटली कवर हो रही हैं। बेलमेंट में बेलमेंट के डेफिनेशन, बेलर के डेफिनेशन, बेली की डेफिनेशन, डिलीवरी कैसे होगी। अब यहां पर बेली की ड्यूटी क्या होगी, बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, किन सेक्शंस में बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी या बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। क्लियर। फर्दर आगे चल करके ग्रेटिवियस काइंड ऑफ बेलमेंट की स्थिति में टर्मिनेशन किस प्रकार से हो रहा है, क्या इस प्रकार के बेल्ड गुड्स में किसी प्रकार का लाभ, प्रॉफिट या इंक्रीमेंट हुआ तो उसके लिए बेलर एंटाइटल्ड होगा या नहीं। क्लियर। आस्क द क्वेश्चन टू योरसेल्फ, यू विल गेट द आंसर ऑन द रेलेवेंट सेक्शंस। फर्दर आगे हम बढ़े तो राइट ऑफ थर्ड पर्सन, राइट ऑफ थर्ड पर्सन क्या तीसरा व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति, स्ट्रेंजर पर्सन उस पर्टिकुलर बेल्ड गुड्स में अपना राइट या क्लेम, राइट या इंटरेस्ट क्लेम कर पाएगा या नहीं। क्लेम कर पाएगा तो कौन सी धारा में कर पाएगा और कहां करेगा, एप्लीकेशन कहां दर्ज करेगा। देन जो व्यक्ति उस पर्टिकुलर बिल्ड गुड्स को पढ़ा पाता है या उसका फाइंडर है, तो ऐसी स्थिति में क्या वह ऐसे ऑफर किए गए किसी रिवॉर्ड के लिए सूट फाइल कर पाएगा या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पर्टिकुलर इसका सबसेक्शन ध्यान रखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं 168, 169 ठीक से पढ़ना, 170, 171 अच्छे से पढ़ना, 170 पर्टिकुलर लियन, 171 जनरल लियन। अब यहां पर जो भी इलस्ट्रेशन है वो भी आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। जनरली 170, 171 में इंडेक्स वाइज ही क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं अर्लियर टाइम्स में। क्लियर। फर्दर आगे मूव करते हैं, मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो गया होगा। प्लेज में आइए, सेक्शन 172। अब जो चीजें आपने बेलमेंट के तौर पर पढ़ी हैं, बस उसमें आप सिक्योरिटी और ऐड कर लीजिए। प्रतिभूति के तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर, किसकी, डेट की या ऋण की। तो किसी भी ऋण के संदाय की सिक्योरिटी के तौर पर जो भी गुड्स बेल किया जा रहा है उसे हम प्लेज कहेंगे। तो प्लेज के अंतर्गत दो पार्टीज, पॉनर एंड पॉनी। अब ये क्या है, द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट। और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, ये भी याद रखिए, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, या फिर किसी वचन के पालन में। इट इज कॉल्ड प्लेज। देयर आर टू पार्टीज नेम्ड एज पॉनर एंड पानी। तो जिस प्रकार से बेलमेंट के अंतर्गत पहले बेलमेंट को डिफाइन किया, फिर बेलर और बेलर को डिफाइन किया, उसी प्रकार से प्लेज के अंतर्गत पहले प्लेज को डिफाइन किया, प्लेज के दोनों पार्टीज पॉनर एंड पानी को डिफाइन करता है। अब चूंकि हम यहाँ स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं, तो इनके कुछ ना कुछ राइट्स हैं, इनके कुछ ना कुछ लाइबिलिटीज हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ नहीं है, कहां पर ये लाइबल होंगे। क्लियर। ये सारे फैक्टर्स हमें लगभग हर जगह देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो गारंटी का रहा हो, चाहे वो बेलमेंट का रहा हो, चाहे वो प्लेज का रहा हो, और आगे चलकर चाहे वो एजेंसी का हो। क्लियर। अब पॉनीज राइट ऑफ रिटेनिंग द प्रॉपर्टी, और यहां लिखा गया द पॉनी में रिटेन द गुड्स प्लेज्ड नॉट ओनली फॉर पेमेंट ऑफ डेट or the performance of promise, but for the interest of the debt and all necessary expenses incurred by him in respect of the possession or for preservation of the goods placed। जो भी पौनी व्यक्ति है जिसके पास माल की गिरवी रखी गई है, आप हिंदी भाषा में उसे गिरवी कह सकते हैं,
विधिक शब्दावली में आप उसे कह सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति इस प्रकार की माल को गिरवी रखता है ना, उसके अपने कुछ अधिकार हैं और उसके तहत वह ना केवल डेट की सिक्योरिटी के लिए, ना केवल उस पर्टिकुलर गुड्स के प्रिजर्वेशन के लिए, बल्कि उस गुड्स के या उस माल के कब्जे के बारे में या उसके परीक्षण के बारे में जो भी खर्चे अवगत हो रहे हैं, उन सबको प्राप्त करने का वो अधिकारी व्यक्ति होगा। तो पानी के क्या अधिकार होंगे, पानी के क्या राइट होंगे, है ना, वो दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 171। आगे भी उसके कुछ राइट हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट राइट्स के तौर पर हम 173 को पढ़ें आपकी एग्जामिनेशन के लिए। पॉनीज राइट वेयर पॉनर मेक्स डिफॉल्ट, 176 को जरूर पढ़ना, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। 175 भी मैंने लिख दिया है, उसका मार्जिनल हेड याद रखिएगा, पॉनीज राइट एज टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस इनकर्ड। और इसके अंतर्गत एक्स्ट्रा एक्सपेंस क्या है, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स प्लेस्ड, जो भी पर्टिकुलर गुड्स प्लेस किया गया है उसके तौर पर, उसके परिरक्षण के तौर पर जो भी खर्चे उपगत हो रहे हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंस आ रहे हैं, वो भी प्राप्त करने का अधिकारी व्यक्ति यहाँ पर पॉनी रहेगा। 176 कह रहा है कि अगर पॉनर का कोई डिफॉल्ट है ना, तो यहाँ पर पानी के अपने क्या अधिकार होंगे, पॉनीज राइट वेयर पॉनर मेक्स डिफॉल्ट। तो सेक्शन नंबर 176 इसके बारे में लिखा गया है, इसको जरूर पढ़िएगा, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। डिफॉल्टिंग पॉनर्स राइट टू रिडीम, जो भी यहाँ पर पडियम कार व्यक्ति है, पौनी व्यक्ति है, सॉरी एक मिनट, पडियम नहीं पॉनर्स है, डिफॉल्टिंग पॉनर्स राइट टू रिडीम, यहाँ पर जो पडियमकार व्यक्ति है जिसने इस प्रकार के गुड्स को प्लेस किया है, वह अपने अधिकारों के तहत क्या ऐसी प्रॉपर्टी का या ऐसे गुड्स का रिडीम्शन करा सकता है, ये बात 177 में है। तो मोटे तौर पर आपको क्या पढ़ना है, आपको 172 तो डेफिनेटली देखना है, क्लियर, आपको 173 डेफिनेटली देखना है, आपको 177 और 176 डेफिनेटली देखना है, धारा 176, धारा 177, इतनी प्रोविजन आप यहां पर देख लीजिए, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत होगा। 178A को मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि आप सेक्शन नंबर 19 और 19A इसी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को जब पढ़ते हैं तो ये उससे रिलेट करता है, तो इसकी रेलेवेंसी ध्यान रखिए कि कहां से कनेक्ट होता है। 179 सिर्फ ये कह रहा है कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में व्यक्ति का जितना भी सीमित अधिकार है उस वह उन्हें एक्सटेंड तक ही लायबल रहेगा। तो लिखा गया वेयर पर्सन प्लेसेस गुड्स इन विच ही हैज ओनली लिमिटेड इंटरेस्ट, द प्लेस इज वैलिड टू द एक्सटेंट ऑफ दैट इंटरेस्ट। मेरा अगर इस पर्टिकुलर गुड्स में एक सीमित अधिकार है, एक एक लिमिटेड राइट है, तो मेरा इंटरेस्ट या मेरा हित या मेरा एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी उतना ही होगा, क्लियर। तो 179 is about that. This is another particular thing that you must have to remember for the purpose of exam. So I'm making some of the this particular topic कि आपको 172 that is pledge, आपको it's right 173, आपको 177, 176 एंड 179, 178A का रिलेशन 19 और 19A से है ना, इतना आपको ध्यान रखना है। जो भी इलस्ट्रेशंस इसमें अपेंडेड हैं जिन धाराओं के अंतर्गत मैंने बताया, उन इलस्ट्रेशंस को एक बार जरूर देख लीजिएगा। यहां पर मैं किसी भी डिसीजन या जजमेंट की बहुत बात नहीं कर रहा हूं, है ना, दूसरे पोर्शन में वैसे भी डिसीजंस की संख्या बहुत कम है, और अगर कुछ है भी तो उन्हें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देख सकते हैं। सो मूविंग अहेड एंड वी आर कमिंग टू द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर, नॉट लास्ट चैप्टर बट आई विल से द लास्ट पोर्शन, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, अब एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में हमें क्या क्या ध्यान रखना है। हियर इट इज, एजेंसी। एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में आपको तीन पार्टीज विशेष तौर पर ध्यान रखना है, प्रिंसिपल, एजेंट एंड सब एजेंट। ठीक है, तीन लोगों को, प्रिंसिपल, एजेंट एंड सब एजेंट। क्वेश्चन कहां से बनता है, हु विल एम्प्लॉय एन एजेंट, what will be the eligibility of principal, what will be the eligibility of agent, who will appoint sub agent, what will be the kind of duty, the kind of responsibility है ना of the principal or agent respectively। क्या सब एजेंट के द्वारा किए गए किसी कार्य या कृत्य के लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा या नहीं होगा, एजेंट की जो अथॉरिटी है वो किस प्रकार के एक्ट को लेकर के है, क्या लॉफुल अथॉरिटीज के लिए है, लॉफुल एक्टिविटीज के लिए है या अदरवाइज भी है, क्या किसी क्रिमिनल काइंड ऑफ एक्ट या ऑफेंस को कमिट करने के लिए एजेंट के द्वारा किए गए किसी क्राइम या ऑफेंस के लिए प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल या लायबल ठहराया जा सकता है।
ये सारी बातें आपको इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में पढ़ने को मिलती हैं। कुछ कुछ फैक्ट्स हमें क्लियर होने चाहिए। प्रिंसिपल कौन है, एलिजिबिलिटी क्या है, एजेंट कौन है, एलिजिबिलिटी क्या है, सब एजेंट कौन है, अपॉइंट कौन करेगा, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, कौन कर रहा है, इनकी इनकी अथॉरिटी क्या होगी, है ना, विशेषकर एजेंट की। एजेंट के द्वारा अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ काम किया गया, क्या प्रिंसिपल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? सब एजेंट ने कोई कार्य किया है तो एजेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगा या प्रिंसिपल को भी वो बाइंड करेगा? ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ सिंपली आपको कुछ क्वेश्चन अपने स्वयं से पूछिए तो आपको आंसर भी मिलेगा और आपको सेक्शंस भी क्लियर होंगे। मैं आपको सिंपली बता देता हूं। एजेंसी के अंतर्गत प्रिंसिपल, एजेंसी के अंतर्गत एजेंट, एजेंसी के अंतर्गत सब एजेंट। अब प्रिंसिपल के अंतर्गत सबसे पहले हु में एम्प्लॉय एजेंट। अब यहां पर एलिजिबिलिटी बताई जाएगी किसकी? प्रिंसिपल की। सेक्शन नंबर 182 से इसकी शुरुआत होती है। एजेंट और प्रिंसिपल को डिफाइन कर दिया। एजेंट इज पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर or to represent another in dealing with third person for whom such act is done or who is so represented is called principal। तो एजेंट और प्रिंसिपल को डिफाइन किया गया पहली धारा सेक्शन 182 में, ये इसीलिए एरो दोनों तरफ बनाया गया। फर्दर हु में एम्प्लॉय एजेंट। अब यहां पर प्रिंसिपल की एलिजिबिलिटी बताई जा रही है कि कौन एजेंट को एम्प्लॉय कर सकता है। तो एजेंट को एम्प्लॉय करने में प्रिंसिपल की एलिजिबिलिटी में आप देखेंगे एनी पर्सन हु इज एज ऑफ मेजोरिटी according to the law to which he is sorry हाँ ठीक है, according to the law to which he is subject and who is of sound mind may employ an agent। तो वह व्यक्ति जो कानूनी प्रावधानों के अनुसार मेजर हो, मेजर एज का हो और साउंड माइंड हो, वो एजेंट को एम्प्लॉय कर सकेगा। एजेंट कौन हो सकेगा? As between principal and third person, any person may become an agent, but no person who is not of age of majority, not of sound mind, can become an agent so as to be responsible to his principal according to the provisions in that behalf at herein contained। क्लियर? तो एज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो मेजर एज का हो, जो साउंड माइंड का हो। तो यहां पर भी आपको एलिजिबिलिटी मिल रही है सेक्शन 183 के सॉरी 184 के अंतर्गत। तो 183 एंड 184 ये एजेंट के सामने 184 एंड प्रिंसिपल के लिए 183 182 फॉर बोथ ऑफ द प्रोविजंस मींस प्रिंसिपल एजेंट की डेफिनेशन। क्लियर? फर्दर सब एजेंट में जब हम आते हैं, अभी हम वापस से आएंगे आगे के प्रोविजन में। सब एजेंट में जब हम आते हैं तो सेक्शन नंबर 190 से इसकी शुरुआत होती है, जहां पर सब एजेंट के संदर्भ में कुछ बातें लिखी गई हैं कि वैसे तो सब एजेंट को अपॉइंट करने का कोई सच प्रोविजन नहीं है, लेकिन फॉर द ऑर्डिनरी काइंड ऑफ कस्टम्स और एज फॉर द नेचर ऑफ एजेंसी if it is required then such person any person can be appointed as sub agent। कौन एम्प्लॉय करेगा? employed and acting under the control of the agent। sub agent will be employed and sub agent will act under the control of एजेंट। तो एजेंट पर्सन प्रिंसिपल के लिए किसी भी ऐसे पर्सन को सब एजेंट के तौर पर अपॉइंट कर सकता है, एम्प्लॉय कर सकता है और वह एजेंट के कंट्रोल में ही कार्य करेगा। यह बात सेक्शन 191 में लिखी गई है। सब एजेंट से संबंधित जो दूसरा प्रोविजन है कि सब एजेंट आपके द्वारा किए गए जो भी लॉफुल काइंड ऑफ एक्ट्स हैं या लॉफुल अथॉरिटी के अंदर किए गए एक्ट्स हैं वह प्रिंसिपल को भी बाइंड करता है। यह सेक्शन 192 में लिखा गया है। कब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी ये बात सेक्शन 193 में लिखी गई है। मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं। तो कब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी ये सेक्शन 193 में मेंशन किया गया है। रिलेशन विथ प्रिंसिपल ऑफ सब एजेंट क्या होगा ये सेक्शन 194 में लिखा गया है। एजेंट्स अथॉरिटी टू अप्लाई माइंड अंडर सेक्शन 195 इलस्ट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो सब एजेंट से संबंधित जो प्रोविजन है जिसमें 190 में इसे डिफाइन किया गया, इसके एम्प्लॉयमेंट की बात की गई 191 में, किसके अंदर ये काम करेंगे वो बात मेंशन की गई। 192 में कहा गया कि सब एजेंट अगर लॉफुल अथॉरिटी के अंदर कार्य करेंगे तो प्रिंसिपल को भी बाइंड करेगा। 193 में कहा गया कि कब सब एजेंट की एक्टिविटीज के लिए यहाँ पर व्यक्ति यानी प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। 194 में कहा गया कि सब एजेंट का प्रिंसिपल के साथ क्या रिलेशन होगा, कैसे संबंध होगा, ये मेंशन किया गया। एजेंट अथॉरिटी टू अप्लाई माइंड कि इस प्रकार के ऑर्डिनरी बिजनेस को संचालित करने के लिए एजेंट अपने माइंड का प्रयोग करेंगे, अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे। 195 में मेंशन किया गया। इसमें कुछ इलस्ट्रेशंस भी जो एग्जाम के लिए रिलेवेंस रखते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो प्रिंसिपल, एजेंट एंड सब एजेंट। अब कुछ अलग से प्रोविजन है जो आपके प्री में कई बार पूछे गए हैं, जैसे कि सेक्शन 185 कई बार पूछी गई है कि प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में कंसिडरेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर ये प्रतिफल की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, उसके बावजूद भी ये एक कॉन्ट्रैक्ट, तो नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 185। तो 185 में क्या लिखा गया? 185 में लिख दिया गया सिंपली नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। तो एजेंसी क्रिएट करने के लिए किसी भी प्रकार के प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है। प्री का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 186 इज अबाउट अथॉरिटी। अथॉरिटी एक्सप्रेस हो सकती है, अथॉरिटी इंप्लाइड हो सकती है और
188 और 189 यहां पर इसलिए पढ़ लिया जाना चाहिए क्योंकि यह एजेंट की अथॉरिटी का विस्तार बताता है। तो एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी एजेंट का क्या होगा, यह 188 में लिखा गया है। इमरजेंसी के दौरान में एजेंट किस प्रकार से अपनी अथॉरिटी का प्रयोग करेंगे, यह 189 में लिखा गया है। जो भी प्रोविजन का नाम ले रहा हूं पढ़ जरूर लेना, ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो सब एजेंट, एजेंट एंड प्रिंसिपल, और इन तीनों से संबंधित वे प्रोविजंस जो आपको डेफिनेटली याद रखने चाहिए। तो पहले स्ट्रक्चर इस रूप में क्लियर हो कि एजेंसी के अंतर्गत तीन पार्टीज हो गई, प्रिंसिपल, एजेंट एंड सब एजेंट। प्रिंसिपल और एजेंट को डिफाइन किया गया, देन प्रिंसिपल और एजेंट की एलिजिबिलिटी बताई गई, कौन हो सकते हैं। सब एजेंट के अपॉइंटमेंट और इनके कार्य के संदर्भ में 190 और 191 डेफिनेटली याद रखिए। और 192 में क्या ये इनके एक्ट प्रिंसिपल को बाइंड करेंगे, ये मेंशन किया गया। कब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, 193 मेंशन किया गया। 194 195 में रिलेशन और एजेंट के द्वारा अपने माइंड के एप्लीकेशन की बात की गई। 185 वेरी मच इंपॉर्टेंट अबाउट नो कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ एजेंसी। 186 वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज शोइंग द अथॉरिटी ऑफ एजेंट। तो ये एक्सप्रेस हो सकती है, इंप्लाइड हो सकती है। 188 और 189 इसके साथ जरूर पढ़ना। 188 एक्सटेंशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एजेंट बताता है, 189 इमरजेंसी के दौरान किस प्रकार से अपनी अथॉरिटी का प्रयोग करेगा एजेंट, ये दर्शाता है। एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे अगले नेक्स्ट स्टेट में पहुंचते हैं, एंड दैट इज द रेटिफिकेशन एंड दैट इज द रिवोकेशन। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेटिफिकेशन और रिवोकेशन दोनों पर भी क्वेश्चन आपसे फ्रेम किए जा चुके हैं द मेंस एग्जामिनेशन। प्री में आप थोड़ा सा जंप कर सकते हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले आपसे रेटिफिकेशन की बात करता हूं। तो रेटिफिकेशन के बारे में सेक्शन 196 से उल्लेख होता है। 196 टू 200 के जो प्रोविजन है रेटिफिकेशन के बारे में लिखे गए हैं। 196 लिखता है, बहुत तक ये मेंस के क्वेश्चन है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। वेयर एक्ट्स आर डन बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर but without his knowledge, without his authority, he may elect to ratify or to disown such act. If he ratify them, the same effect will follow as if they had been performed by his authority. तो जहां पर कोई कार्य एक पर्सन के द्वारा किसी दूसरे के लिए निमित्त किया गया है लेकिन उसकी नॉलेज या उसकी अथॉरिटी के बिना किया गया है, अगर प्रिंसिपल एजेंट के द्वारा किए गए किसी ऐसे कार्य के लिए जिसके लिए प्रिंसिपल ने अपनी अथॉरिटी अपना या प्रिंसिपल की नॉलेज में इस प्रकार का फैक्ट नहीं था, तो ऐसी स्थिति में अगर प्रिंसिपल बाद में उसे रेटिफाई करता है तो प्रिंसिपल भी उस एक्ट के लिए उसी तरह से बाउंड हो जाएगा जैसे उसने इसके लिए उसे अथॉरिटी दी हो या वो पर्टिकुलर एक्ट प्रिंसिपल के नॉलेज में रहा हो। तो 196 इज इंपॉर्टेंट। 197 इज इंपॉर्टेंट, इट कैन बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड, या व्यक्त या विवक्षित हो सकता है। इसमें इलस्ट्रेशन दो हैं, दोनों पढ़ लेना। 198 नॉलेज रिक्विजिट फॉर वैलिड रेटिफिकेशन, नो वैलिड रेटिफिकेशन कैन बी मेड बाय अ पर्सन हुज नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस इज मटेरियली डिफेक्टिव। तो ज्ञान जरूरी है, 198 इंपॉर्टेंट। 199 इफेक्ट ऑफ रेटिफाइंग अनऑथराइज्ड एक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, अ पर्सन ratifying any unauthorized act done on his behalf ratifies the whole of transaction of which such act forming a part। अगर कोई व्यक्ति जो अपनी ओर से किसी ऐसे कार्य के का अनुसमर्थन करता है जो अनऑथराइज्ड एक्ट है, जो उसका एक पार्ट रहा है, उस ट्रांजैक्शन का एक पार्ट रहा है, मींस ही इज रेटिफाइंग द होल ट्रांजैक्शन, ऐसा माना जाएगा। 199 इज इंपॉर्टेंट। 200 को तो ध्यान रखिए, रेटिफिकेशन ऑफ अनऑथराइज्ड एक्ट कैन नॉट इंजर थर्ड पर्सन, और इसमें आप इलस्ट्रेशन नंबर बी को जरूर पढ़ लेना, ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो रेटिफिकेशन से संबंधित जो प्रोविजन है वो आपको ये दिखाई देंगे। मेंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, प्री के लिए आप इसका थोड़ा सा एक फैक्चुअल में बातें याद रखिए कि 196 इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसे जरूर ध्यान रखिए। 200 का इलस्ट्रेशन भी जरूर ध्यान रखिए, 199 याद रखिए। दैट्स इट। फर्दर रिवोकेशन, रिवोकेशन की बात करते हैं। रिवोकेशन प्रतिसंहरण। 201 टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 3-4 ग्राउंड लिखे हुए मिलेंगे, है ना। डेथ ऑफ द प्रिंसिपल लिखा गया है, नहीं लिखा गया है? तो लिखा गया एजेंसी इज टर्मिनेटेड बाय द प्रिंसिपल रिवोकिंग हिज अथॉरिटी और बाय द एजेंट रिनाउंसिंग द बिजनेस ऑफ एजेंसी। तो रिवोकिंग अथॉरिटी, renouncing the business of agency, or business of agency has been completed, either the principal or is it dying, becoming unsound mind, by the principal being adjudicated and insolvent under the provisions of the any act for the time being in force, becomes insolvent। तो प्रिंसिपल या एजेंट में से किसी की भी डेथ हो जाना, बिजनेस ऑफ एजेंसी का कंप्लीट हो जाना, एजेंट के द्वारा बिजनेस ऑफ एजेंसी को रनाउंस कर देना, प्रिंसिपल के द्वारा बिजनेस ऑफ एजेंसी को रिवोक कर देना, या प्रिंसिपल का इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाना, इनमें से किसी भी ग्राउंड पर बिजनेस ऑफ एजेंसी का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये टर्मिनेट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी वेयर एजेंट हैज एन इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर। तो जहां कहीं भी एजेंट का उस पर्टिकुलर विषय वस्तु में अपना कोई हित निकल आता है, ऐसी स्थिति में भी टर्मिनेट हो सकता है, लेकिन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के अब्सेंस में, अदरवाइज नहीं। एक इलस्ट्रेशन है, उसे पढ़ लेना। 2 इलस्ट्रेशन है, उन्हें पढ़ लेना। दोनों इलस्ट्रेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 bells of cotton, ये कई बार पूछा गया है। 203 when principal may revoke agent's authority, that is also important।
मैंने लिख दिया है 202, 203, 204 एंड 206 नोटिस, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना, नोटिस ऑफ रिनंसिएशन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। देन 209 एंड 210, 210 इज अबाउट सब एजेंट्स टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब आप सब एजेंट का प्रोविजन उधर पढ़ रहे थे 190 से लेकर के 195 तक, तो उधर के प्रोविजन में आप 210 जरूर ऐड कर लेना, दैट इज टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी ऑफ सब एजेंट। क्लियर? अगर, हाँ, यह बात ध्यान रखिएगा, अभी एक प्रोविजन में आप देख भी लेंगे, ये दिया ही हुआ है कि अगर एजेंट के द्वारा एजेंसी का टर्मिनेशन कर दिया जाता है तो उस एजेंट के द्वारा अपॉइंटेड सब एजेंट की भी एजेंसी का टर्मिनेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। एजेंट की ड्यूटी क्या होगी? वैसे तो बहुत सारी ड्यूटीज हैं, लेकिन आप 212, 213, 214, 218, 219, 220, 221 ये धाराएं जरूर पढ़ लेना, एजेंट की ड्यूटीज के अंतर्गत इंपॉर्टेंट है। तो एजेंट की ड्यूटी के अंतर्गत आप एटलीस्ट ये प्रोविजंस एक बार पढ़ ही लेना, शायद कोई क्वेश्चन फ्रेम हो सके। वरना ये ध्यान रखिएगा कि प्रिंसिपल की ड्यूटीज के अंतर्गत ये जो कुछ धाराएं हैं और लास्ट की जो अलग से जो धाराएं हैं 233, 237, 238, 233, 237, 238 बार बार बोल रहा हूं, इनमें जो इलस्ट्रेशन अपेंडेड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, उनका जो लीगल कॉन्सिक्वेंस है वो जरूर ध्यान रखिएगा। स्पेशली जब मैं लीगल कॉन्सिक्वेंस की बात कर रहा हूं तो मैं आपको बता भी दूं, जैसे 238 में आप देखेंगे कब ये वाइडेबल हो रहा है, कब ये वाइड हो रहा है, ठीक है, कब ये केवल ठीक है, द सेल इज गुड गिवन द इलस्ट्रेशन नंबर बी ऑफ सेक्शन नंबर 237। तो ऐसे भी इलस्ट्रेशंस पूछे जा चुके हैं, तो उनका लीगल कॉन्सिक्वेंस पता होना चाहिए। 233 वेरी मच इंपॉर्टेंट, 237 वेरी मच इंपॉर्टेंट, 238 वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब प्रिंसिपल की ड्यूटी जो अन्य धाराओं में है 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, तो 222 से लेकर 230 तक के प्रोविजन अच्छे से पढ़ लेना बेटा। अब ये ध्यान रखिए, इलस्ट्रेशन के बारे में तो मैंने बता दिया कहां कहां पढ़ना चाहिए, 237, 233, 238 इन तीन पर्टिकुलर सेक्शंस के अंतर्गत जो इलस्ट्रेशंस है बहुत ज्यादा रेलेवेंस रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ना। जो बाद की ड्यूटीज हैं उनको एक नजर बस पढ़ लेना। और और स्पेसिफिक अगर मुझसे आप कहोगे अंडर दी टू प्रिंसिपल ड्यूटीज, तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको 222, 222, 223 और 224 इन्हें अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, और 225 को अच्छे से पढ़ लेना। क्लियर? इतनी ड्यूटीज तो डेफिनेटली अच्छे से पढ़ लेना। देन आफ्टर आप थोड़ा जंप कर सकते हैं और डायरेक्टली आप 230 पढ़ सकते हैं, ठीक है, 230 पढ़ सकते हैं, एंड 233 के बाद डायरेक्टली आप 233 पढ़ सकते हैं, ठीक है। यस, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड देन आफ्टर डायरेक्टली 237, देन 238, इतने प्रोविजन तो डेफिनेटली इधर लास्ट में पढ़ ही लेना एजेंसी के अंतर्गत। तो फैक्चुअली आपसे क्या पूछा जाता है इधर, इधर ज्यादातर आपसे पूछा जाता है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में कंसिडरेशन रिक्वायर्ड है, नहीं है, सेक्शन 185, ठीक है। क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में आपसे पूछा जाएगा सब एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी या सब एजेंट की लाइबिलिटी, तो वहां पर आप रेलेवेंट सेक्शन को जरूर ध्यान रखिए। मैंने आपसे सब एजेंट के बारे में डिस्कस कर लिया, सब एजेंट का एम्प्लॉयमेंट कौन करेगा, सब एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप प्रिंसिपल के साथ कैसी होगी, या सब एजेंट का टर्मिनेशन किस प्रकार से होगा, तो ये भी बात आप 210 में पढ़ सकते हैं। एजेंट और प्रिंसिपल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ना, और इनका एम्प्लॉयमेंट किस प्रकार से हो रहा है, इनकी ड्यूटीज क्या हैं, उनको ठीक से पढ़ लीजिए। इलस्ट्रेशन ज्यादातर 233, 37, 38 और शुरुआत के वहां पूछे जाते हैं, उन्हें जरूर ध्यान रखिएगा। तो ओवरऑल कुछ ये बातें थी आपके सेकंड पोर्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जिसके अंतर्गत धारा 124 से लेकर के 238 तक की धाराएं सम्मिलित हैं। इन सेक्शंस को, इन इलस्ट्रेशंस को एक बार बेयर एक्ट से अच्छे से पढ़ना, और उसके बाद एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर के या जो भी आपके पास एक अच्छा कंपाइलेशन हो वहां से प्रैक्टिस जरूर करना। क्लियर है? जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसका भली बात आंसर कर पाएंगे। मैं समझता हूं कि इस शॉर्ट सेशन में, बहुत शॉर्ट तो नहीं था, लेकिन इस शॉर्ट सेशन में आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से इसे थोड़ा सा ठीक से समझ पाए होंगे। मैंने कोई भी ऐसी चीज लीव आउट नहीं की है, और मैं उम्मीद करता हूं, रेस्ट ऑफ द थिंग मां सरस्वती जाने, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इससे बाहर कुछ चीजें पूछी नहीं जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से थोड़ा स्ट्रक्चराइज्ड वे में चीज़ों को पढ़ लेंगे या उन्हें आप कनेक्ट कर लेंगे, तो दैट विल बी वेरी मच इजी, क्योंकि हमें ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट आर वी प्रिपेयरिंग, वी आर प्रिपेयरिंग टू फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, है ना, हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए हमें उसका ऑब्जेक्ट या उसकी इंटेंसिटी पता होना चाहिए, है ना। तो उस पर्पज से हम कीवर्ड्स, की टर्म्स, इंपॉर्टेंट शब्दावलियां या ऐसे वे पर्टिकुलर टर्म्स जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, उन पर हम अंडरलाइन रखें, उनको हम मेमोयर करें, उनको हम किसी भी ट्रिक्स, कॉम्प्रिहेंसिव मेथड, फ्लो चार्ट, शॉर्ट नोट्स या वन लाइनर नोट्स से याद रखें। क्लियर?
और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आपको डेफिनेटली सॉल्व करना चाहिए. दैट इज अ गाइडिंग फोर्स टू लर्न. ओके, that's all from my side in this particular subject. Do well and do hard work. The God is with you, beta, and you will definitely rock in your examination. अच्छा करेंगे आप सभी, और आशावादी रहें, अच्छे से पढ़ाई करें. You will definitely be selected. Thank you so much.